हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। टर्म 2 का ये पहला वीडियो है मेरा हिस्ट्री से, यानी कि क्लास 10th में जो आना है सिलेबस के अनुसार। तो उसी पर हम लोग आज ये बात करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। राष्ट्रवाद के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। राष्ट्रवाद एक भाव है एक होने का, जो मतलब कि यूनाइट होने का। जब सभी लोग यूनाइट हो जाएं, जब सबके एक ही विचार हो जाए देश के प्रति, तो उसको कहते हैं यूनाइट होना। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से हमको देखने को मिलती है, जो कि 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और वही जो है स्टोरी बनकर के पूरे वर्ल्ड में फैली, और वो हमारे देश में भी आई। और हमने उससे बहुत कुछ सीखा कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम जो है अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये लेसन जो है 1915 के बाद से शुरू होगा, जब भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन होगा। राष्ट्रवाद की जो पैदाइश थी, जो जन्म था, वो तो 1857 क्रांति से ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन उसका विकास जब वो एकदम यंग हो जाएगा, वो कब होगा? सन 1942 में, जब लोगों ने अपने आप ही आंदोलन की कमान स्वयं ही संभाल ली। उसको कहते हैं राष्ट्रवाद, और भारत को आज़ादी मिली, फ्रीडम। तो पहला जो इसमें जो टॉपिक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और जो खिलाफत है या खलीफत भी कहते हैं, मतलब खलीफत भी कहते हैं इसको, यानी कि खलीफा, यानी कि मुसलमानों का सर्वोच्च गुरु। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था 1914 to 18 के ये इस पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ। यूरोपियन जो जो कंट्रीज थे, उनमें सब में आपस में जब दो गुट बने थे, एक ध्रुवी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था। तो उस विश्व युद्ध में उसका प्रभाव हमारे देश में भी उसका पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन जो लड़ रहा था, तो ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, एक कॉलोनी थे। तो उस हैसियत से हमसे भी अंग्रेजों ने वादा किया कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको फ्री कर देंगे। तो हम लोग उनकी बातों में आ गए, और फिर गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाए। और ब्रिटिश सेना में भर्ती भी हुए हम लोग, और युद्ध भी हुआ, और युद्ध भी खत्म भी हुआ। और जब युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? युद्ध खत्म होने के बाद सरकार को लगा कि हमने तो वादा जो किया था, जो प्रॉमिस किया था, वो तो अब पूरा करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे। तो वो अपनी बातों से मुकर गए, वो सब बैकफुट पे हो गए। तो उसके बाद उन लोगों ने रॉलेट एक्ट पेश कर दिया। रॉलेट एक्ट, जिसके द्वारा लोगों का मुंह बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। बोलने से पहले ही, या तुम्हारे घर की पूरी, मतलब कि ये कानून ऐसा था कि मतलब कि बिना किसी, मतलब कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है और सरकार को शंका है आपके ऊपर, तो वो आपको उठा सकती थी और जेल में डाल सकती थी, रॉलेट एक्ट के तहत। उसके बाद ये खलीफत मुद्दा क्या है? खलीफा जो कि ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य का शासक हुआ करता था, जो मतलब कि मुस्लिम था, और ये जर्मनी की ओर से लड़ रहा था। तो जब जर्मनी की पराजय हुई, तो इसकी भी पराजय हुई। तो खलीफा के ऊपर जो है इन ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने दबाव बनाया, और उसकी खलीफत को जो है समाप्त कर दिया, उसको देश निकाला दे दिया। और उसी के परिणाम स्वरूप दुनिया भर के मुसलमान जो है एक हो गए, वो मांग करने लगे। और वही मुसलमान जो कि हमारे देश में रह रहे हैं, इन लोगों ने ये मुद्दा जो है उन अंग्रेजों के खिलाफ उठाया, क्योंकि हमारे देश में भी तो ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे थे। तो ये चीज है मुद्दा। फिर है नॉन कोऑपरेशन। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे, हम समझते चलेंगे आप लोगों को। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मैंने बताया दिया 1914 से 18
के बीच ये युद्ध हुआ। और इस दौर में क्या हुआ, जो कीमतें थी वो 2 गुनी हो चुकी थी। वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, यानी कि देश में जो है सिस्टम जो है बिगड़ रहा था। जो है कीमतें 2 गुनी हो चुकी थी और सिपाहियों की जो है भर्ती जबरन की गई। सिपाहियों से कहा गया व्यक्तियों से कि सिपाही बन जाओ और ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ, सहयोग करो। तो गांधी का भी इसमें कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्हीं से वादा किया गया था, तो उसी वादे के तहत वो काम भी कर रहे थे अपना। हालांकि उसको इस चीज का उनको धोखा भी मिला, वो लोग अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। फिर है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप सत्य के लिए आग्रह करो, लेकिन आपको बस करना क्या है, शारीरिक रूप से शारीरिक बल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सत्य के लिए बस आपको क्या है, खड़े रहना है। सामने वाला भले ही आपके ऊपर कुछ मतलब कि अत्याचार करे तो उसको सह लेना। तो सत्याग्रह, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से लोहा लिया, मुकाबला किया उनसे। 1915 में हिंदुस्तान लौटने से पहले जो महात्मा गांधी जी हैं, ये वहां पर साउथ अफ्रीका में जो गिरमिटिया मजदूर थे उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कानून ला दिए गए थे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो वहां के हिंदुस्तानी लोग हैं वहां पर जो बस गए थे जाकर के वहां पर गिरमिटिया मजदूर के मतलब के रूप में, लेकिन आगे चल करके वे लोग बहुत धनी और संपन्न होने लगे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमारे कंपटीटर पैदा हो गए हैं, तो इनको कैसे खत्म किया जाए। तो फिर कई प्रकार के इलीगल कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए और एक्ट बनाए गए और उनको लागू किया गया। वो स्पेशली भारतीयों के ऊपर उसको लाद दिया गया कि आपको इसको फॉलो करना है। तो उन सब बातों को लेकर के अब गिरमिटिया मजदूर धनी संपन्न तो हो गए थे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि जैसे महात्मा गांधी। तो यही उनको मिले और उन्होंने 20-22 साल अपने वहीं पर व्यतीत किए। कहां पर, साउथ अफ्रीका में, और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया, कि भारतीयों के जो अधिकार हैं वो उसके लिए वहां पर लड़ रहे थे, सच्चे अधिकार, सही अधिकार। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। कई लोगों ने इसको कहा कि ये निष्क्रिय प्रतिरोध है ना। तो निष्क्रिय प्रतिरोध माने कि गांधी जी जो जब अपनी बात मनवाना मतलब कि जब चाहते हैं तो ये किसी भी प्रकार का जो है ना कि मतलब एग्रेसिव मूड नहीं अपनाते हैं कि एकदम बढ़ चढ़ करके एकदम जो है सरकार के ऊपर जो है हावी हो जाना, ये नहीं करते थे। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालना, प्रार्थना पत्र देना, तो इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। उसके बाद जब भारत में आए तो 1917 में जो चंपारण यानी कि बिहार में नील जो किसान थे उनकी समस्याओं को हल किया, सत्याग्रह का प्रयोग किया। और उसके बाद खेड़ा में भी हुआ और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में इन्होंने सत्याग्रह किया। और इन 3 क्षेत्रीय आंदोलन से उनको सफलता मिली और उनमें उत्साह बढ़ा, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक दूसरा देश था और हिंदुस्तान एक दूसरा, तो वहां यहाँ पर अंतर था। तो उन्होंने सबसे पहले क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब कि क्षेत्रीय मुद्दों को ही उठाया, ताकि अपने आप को वो जज कर सके कि एक्चुअल में मैं कहाँ पर हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो 3 में सफलता मिली। उसके बाद इनके मन में आया कि एक बड़ा जो है राष्ट्रीय आंदोलन हमको अब करने का समय आ गया है। उसके बाद है रॉलेट एक्ट। जैसा कि मैंने बताया, रॉलेट एक्ट सिडनी, ये रॉलेट एक व्यक्ति का नाम था। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल के द्वारा ये कानून पारित किया गया और कानून के खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का विचार बनाया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो नागरिक अवज्ञा, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे।
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने चलाया और अफरा तफरी का माहौल था, यानी कि अत्याचार हुआ। पुलिस ने कई लोगों को पीटा, अत्याचार किया और जो है हथियारों तक का भी इस्तेमाल हुआ। दुकानें, सरकारी जो है भवन, उन सबको नागरिकों ने लूट लिया। तो इसका परिणाम ये क्या हुआ कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसके बाद है मार्शल लॉ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर। तो जो रेजिनाल्ड डायर थे, इन्होंने वहां पर गोलियां चलाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। माइकल ओ डायर कौन थे? ये इन्होंने आदेश पारित किया था। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है नागरिक अवज्ञा की वापसी हो गई। जब इतने बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुआ, दुकानों में लूटपाट शुरू हो गई, सरकारी मतलब कि जो संपत्तियां जो सरकारी संपत्तियां होती थी, उनकी लूटपाट शुरू हो गई, तो सरकार ने भी दमन चक्र चला दिया। इस दमन चक्र से नुकसान हो रहा था, तो गांधी को लगा कि आंदोलन को वापस ले लेना है, क्योंकि ये हिंसक होता जा रहा था। और सबसे बड़ा तो हिंसक ये हुआ। उसके बाद यह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो गांधी के मन में था कि मुझे एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है जिसमें अधिक से अधिक लोग जो है पार्टिसिपेट करें, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सब पार्टिसिपेट करें, ऑल। तो इसी को लेकर के इन्होंने खिलाफत मतलब के मुद्दे में अपना हाथ डाला, उस मामले में इन्वॉल्व हुए। कैसे? ऑटोमन तुर्की साम्राज्य की पराजय हुई, सही मैंने वो बता ही दिया है। और 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। आपको ध्यान रखना है कब किया गया था? 1919 में किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली और गांधी में आपस में एक समझौता हुआ, सहमति बनी कि आपस में मिलकर के, क्योंकि मुसलमानों की भी लड़ाई जो है खलीफा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ है, और गांधी जी की भी लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के ही खिलाफ है, भारत को आजाद कराने के लिए। तो इन दोनों का उद्देश्य एक था, तो इसलिए दोनों लोग एक हो गए। आपको ध्यान में रखना है कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद, इस मूवमेंट के बाद हिंदू और मुसलमानों में वो एकता देखने को नहीं मिली। असहयोग के बाद नॉन कॉपरेशन। यह है सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पर सहमति बनी। किस पर? कि ये आंदोलन करना है। उसके बाद है वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग ही क्यों? असहयोग क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज हमारे देश में आए हैं, जो अंग्रेज हमारे देश में शासन स्थापित कर लिए हैं, इतने सारे युद्धों में विजय प्राप्त कर ली है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है सहयोग। क्योंकि भारतीयों के सहयोग से ही ये यहाँ पर स्थापित हैं और चल रहे हैं। अगर भारतीय लोग इनका असहयोग करना शुरू कर दें तो ये यहाँ से भाग खड़े होंगे। तो यहीं से ये मुद्दा बन करके आया असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। ये जो है लियो टॉल्स्टॉय एक दार्शनिक थे जो रशियन थे, ये उन्हीं के ही दिमाग की उपज थी। तो गांधी जी ने उनको बहुत मतलब कि पढ़ रखा था, तो उसी अध्ययन का परिणाम था नॉन कोऑपरेशन की, असहयोग करो उनके साथ में। ठीक है। फिर है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में किताब छपी थी। ये प्रश्नोत्तर शैली में है किताब। ये ब्रिटिश शासन सहयोग से स्थापित हुआ है। ये गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज नामक किताब में लिखा था। अगर हम सहयोग वापस ले लें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो हम आजादी 1 वर्ष के अंदर पा जाएंगे। उसके बाद है पदवियां जो हैं, जो पदवियां देते थे अंग्रेज लोग, जैसे राय बहादुर, सर, कैसरे हिंद, नाइटहुड, उनको वापस करना, यानी कि असहयोग करना शुरू हो रहा है। सरकारी नौकरी से लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का हर प्रकार से बहिष्कार
बहिष्कार किया गया। हर प्रकार से जितना हो सका असहयोग करो। बस विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनेंगे तो नहीं बिकेगा, तो परेशान होंगे। सेना में नहीं भर्ती होंगे तो कैसे वहाँ हमारे पर शासन कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है, असहयोग कार्यक्रम पर एकदम मोहर लग गई कि अब असहयोग आंदोलन शुरू करना है। डिफरिंग मतलब कि जो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और विभिन्न सामाजिक समूहों ने इसमें हिस्सेदारी की। ठीक है। तो यानी कि जब मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ तो किस प्रकार से किन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। सही है। विभिन्न सामाजिक समूह कौन कौन से थे? व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, रियासत के राजा लोग, बागान के मजदूर, औद्योगिक मजदूर, इन सब के ये सामाजिक समूह थे। ये सब जो है इस आंदोलन से जुड़े। आप ध्यान रखना, इस आंदोलन में जब ये सब लोग जुड़ेंगे तो इनको अभी इस बात की जानकारी या ये नहीं पता है कि हमको लड़ना किसके खिलाफ है, लड़ना किसके लिए है। तो ये जो सामाजिक समूह मैंने नाम बताए हैं ना, ये स्वयं के लिए ही लड़ रहे थे। ये हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे, आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, सबका अपना निजी स्वार्थ था। ये चीज आपको समझनी है। द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में कैसा चल रहा था? शहरों में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा एक्टिव था। सभी चीजों का बहिष्कार किया गया, जिसमें हर चीजें आती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर सब बता दिया है। इन सारी चीजों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में, जो कि तमिलनाडु कहलाता है, मद्रास में जस्टिस पार्टी जो थी वो गैर ब्राह्मणों की थी, को छोड़कर अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। परिषदीय चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि दक्षिण भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा था। तो जो गैर ब्राह्मण लोग थे ये सोचते थे कि जब तक हम लोग इन परिषदीय चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, काउंसिल में मतलब कि नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे और अधिकार जो है वो हम नहीं पा सकते। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम चुनाव में हिस्सेदारी लेंगे। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, सभी जानते हैं। दुकानों की पिकेटिंग की गई। मदिरा, शराब, लिक्कर शॉप जो होती हैं वहां पर महिलाओं ने उसकी पिकेटिंग की, उसकी घेराबंदी की। ठीक है। पिकेटिंग माने घेराबंदी करना। उसके बाद है वैकल्पिक संस्थानों की कमी और नकारात्मक परिणाम। ये आपको समझना है। समझना कैसे? देखिए, सरकारी नौकरी छोड़ा लोगों ने, अदालत काम छोड़ दिया, विधान परिषद और स्कूलों को छोड़ दिया। अब लेकिन जिन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, अदालत छोड़ दिया था, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, क्या उनके लिए कुछ ऑप्शनल चीजें थी? जैसे मैंने स्कूल छोड़ दिया, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो कि अंग्रेजों ने बनवाए थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। क्या उसका कोई ऑप्शन था कि वो बच्चे पढ़ सकें? या अदालत से जो काम छोड़ करके आ रहे हैं या ये जो टीचिंग जॉब छोड़ करके आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद यही लोग, जिन लोगों ने छोड़ा था, अब ये फिर से सरकारी कार्यालयों की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। यानी कि लोगों की संख्या कम होने लगी थी इस आंदोलन में। उसी दौरान क्या होता है, नकारात्मक परिणाम देखने मिलता है। उसके बाद है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चल रहा था, वहां पर विद्रोह कैसा था। अवध में बाबा रामचंद्र देव एक्टिव थे। ये भी एक गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी द्वीप समूह में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गए थे और वापस आए थे। इन्होंने तालुकेदारों, जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई, जो कि अंग्रेजों के साथ में लगे रहते थे। कौन लोग? ये जमींदार और तालुकेदार, और किसानों का शोषण करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा था, विभिन्न सामाजिक समूह। तो ये विभिन्न सामाजिक समूह ही तो है किसान लोग, जो कि
लड़ किससे रहे हैं? तालुकेदारों से, जमींदारों से। हमें लड़ना किससे है? अंग्रेजों से लड़ना है ना। तो हो गया ना, अपना निजी स्वार्थ, किसान लोग अपने लिए जो है लड़ रहे थे। तो ये हुआ, किसानों की मांग थी कि जो जो लगान है, जो रेंट है वो कम होना चाहिए। जो बेगार है, बेगार माने फ्री में काम करवाना, पैसा मत देना, ना देना, उसको कहते हैं बेगार। इससे लोग परेशान थे। तो देख रहे हो आप कैसी मांग है, ये मांग है इन लोग की। क्या ये देश की मांग है? देश के लिए मांग है? नहीं है। देश की आजादी की मांग नहीं है, ये अपने लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं। नाई धोबी बंदी आंदोलन चलाया गया। नाई और धोबी जो है तालुकेदारों और जमींदारों के यहाँ लगे होते थे। जो पैसे वाले लोग होते थे तो उनके यहाँ जाना, फिर उनकी शेविंग करना, फिर उनके कपड़े धुलना, ये काम जमींदार लोग करवाते थे इनसे। तो इन लोगों ने बंद कर दिया, क्या है कि करने नहीं है, ताकि वो लोग परेशान हो जाए। कौन लोग? तालुकेदार और जमींदार। तो ये अवध में चल रहा था। अवध माने आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश। ये हो गया। 1920 में नेहरू और रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। जरूर लिखेंगे, फैक्ट है। और लूटपाट का माहौल चालू था। इनके जमींदारों, तालुकेदारों के घरों को लूटा जा रहा था। ऐसा एक मामला देखने को मिला गुडेम पहाड़ियों, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है नेतृत्व कर रहे थे और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। और इनका कहना था कि मेरे अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, मैं गोलियों को पानी बना सकता हूं, घायल लोगों को स्वस्थ बना सकता हूं। इस प्रकार का इन्होंने एक ऐलान किया और 1924 में अंग्रेजों ने पकड़ करके इनको फांसी दे दी। अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करने वाला। तो आप देख रहे हो किसान जो है गांवों में, और किस प्रकार से आदिवासी लोग जो है गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं केवल अपने अधिकारों के लिए। आदिवासी लोग क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने इन आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकाल दिया था। कानून बना दिया था कि आपको जंगल की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। और वही आदिवासी लोग जो कि जंगल पर जो है डिपेंड थे, इस बात से खार खाए बैठे थे, गुस्से में थे, एग्रेसिव थे कि हमको जंगलों से क्यों बाहर निकाला गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्या है, अपना एक निजी स्वार्थ है, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो कहाँ से सफल होगा? उसके बाद ये है स्वराज इन द प्लांटेशंस। बागानों में स्वराज कैसा था, कैसा दिख रहा था? बागान में जो मजदूर काम करते थे उनको बंधक बना करके उनसे काम लिया जाता था। जैसे असम में चाहे आजादी का मतलब इन लोगों ने लगाया कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। तो क्या हुआ, जो बागान मजदूर थे, अब इन लोग के मन में आया कि हमको जो है अब आज़ादी आ गई, अब चलो निकलो यहाँ से बागान से। लेकिन जब लोग बाहर निकले तो रेलवे और स्टीमर जो है, जहाँ जो आवागमन का साधन था, वो सब बंद था। तो लोगों के सामने समस्याएं, और इसी बीच अंग्रेजों ने दमन चक्र चला करके इनको खूब मारा पीटा और फिर से बागानों की ओर भेज दिया। ये चीज आप देख रहे हो। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 में। क्रांतिकारियों का समूह शांतिपूर्वक जा रहा था जुलूस निकालते हुए गोरखपुर में, तो वहीं पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई। 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं। तो गांधी को लगता है आंदोलन हिंसात्मक हो गया है, रोक देना ही ठीक है। क्योंकि एक तो वैसे भी आप देख रहे हो कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर से अपने काम पर जाने लगे थे, और इधर ये घटना हो गई। तो गांधी को मौका मिला, उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध को शांत भी किया गया। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि सबने अवज्ञा की ओर, सबने अवज्ञा में भी असहयोग भी किया जाएगा। लेकिन नई चीज क्या है इसमें, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करना है। किसमें? सिविल डिसओबीडियंस में। ध्यान रखेंगे सभी लोग। उसके बाद है असहयोग की वापसी हुई, और कुछ नेता 1919 के एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। जो इलेक्शन होते थे, कई तो कांग्रेस के ही अंदर कई लोग चाहते थे कि हम प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लें और काउंसिल में जाएं, और सरकारी जो कार्रवाइयां होती हैं, जो क्रियाकलाप जो होते हैं उन काउंसिल में, वहां पर जा करके अपना विरोध दर्ज कराना और सरकार को काम करने से रोकना। ये इनका विचार था कांग्रेस के कुछ नेताओं का, जैसे CR दास, चित्तरंजन दास,
और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। इसी उद्देश्य से 1923 में टोरी सरकार जो कि ब्रिटेन में बनी थी, साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में, और 1928 में ये साइमन कमीशन आया जो विरोध जो हो रहा था उसको शांत करने के लिए। साइमन कमीशन का जब विरोध बढ़ गया, साइमन गो बैक का जब नारा हुआ, लाला लाजपत राय जो है लाठियों से पीटे गए, उनकी मृत्यु भी हो गई। एक्सक्यूज मी। विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया गया। डोमिनियन स्टेट्स वे होते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं होती हैं, जो राज्य होते थे अर्ध स्वतंत्र। तो कुछ पर तो ब्रिटेन का पूरा अधिकार रहा करता था और कुछ पर इनका आधा शासन चलता था। तो इसीलिए लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, आधा शासन मतलब आधे शासन में, रूलिंग में आपको भी शामिल करेंगे। तो एक लालच, ताकि साइमन कमीशन का विरोध ना हो। इसके अलावा दूसरा ऐलान किया, गोलमेज सम्मेलन का भी हम एक आयोजन करेंगे। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए हैं ब्रिटेन में, वहां पर बातचीत करने के लिए, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी दौरान दिसंबर 1929 में और यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये जो अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक मार्च, जो दांडी यात्रा हुई उसके बारे में 31 जनवरी 1930 को गांधी द्वारा 11 मांगे लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी गई। ध्यान रखना है, इरविन के समक्ष। और उसी में से एक मांग थी नमक पर जो कर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, उसकी वापसी। दांडी यात्रा 78 वॉलंटियर्स के साथ जो है शुरू हुई, वॉलंटियर्स के साथ, और 12 मार्च को हुआ शुरू, और 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचे और गांधी ने पानी उबाल करके नमक बनाया, समुद्री पानी को। असहयोग के अलावा औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन, ये था सिविल डिसओबीडियंस का मुख्य मुद्दा। यानी कि असहयोग तो करना ही है, कानून की भी अवज्ञा करनी है। बाकी सभी चीजें हुई जो कि आप यहां देख रहे हो, विरोध प्रदर्शन, पिकेटिंग, दुकान की पिकेटिंग, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम हुए। इसमें भी असहयोग वाले जो है कार्यक्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 में। इसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करो। तो उनकी बातों में आकर के गांधी जी ने गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लंदन में जा करके। फ्रैंको जो है मॉरिस ने कहा था, फ्रैंको मॉरिस ने, कि एक अर्धनंगा फकीर के जैसे एक व्यक्ति है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है। यह दृश्य देखने में बड़ा ही विहंगम मतलब कि जो है लग रहा है। ये फ्रैंको मॉरिस ने कहा था कि अर्धनंगा फकीर कैसे जा रहा है ब्रिटेन में। तो वहां पर जब गए तो वहां पर सांप्रदायिक मुद्दे की वजह से बात नहीं बन पाई भारतीयों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और निराश होकर के गांधी जी वापस आए। तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 7 सितंबर टू दिसंबर 1931 में, लिख लेंगे। ठीक है। तो मायूस होकर वापस आए, फिर से आंदोलन शुरू कर दिया 1934 में, लेकिन अब आंदोलन कमजोर पड़ चुका था। ये चीज हुई। उसके बाद है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट्स लोग थे, जो कि भागीदारी कर रहे थे, वो लोग किस प्रकार से इस आंदोलन को देख रहे थे। गुजरात के पाटीदार धनी लोग होते हैं, बड़े संपन्न किसान, और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। कौन से आंदोलन में? सिविल डिसओबीडियंस वाले में सक्रिय थे। और मांग क्या कर रहे थे? लगान के घटे
बिना आंदोलन 1931 में वापस तो दोबारा सक्रिय नहीं हुए। ये जो पाटीदार और जाट लोग शामिल जो हुए थे, ये लोग बड़े किसान थे और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करते थे। लगान बढ़ा दिया गया था, तो लगान को कम करवाने के लिए ये लोग सिविल डिसओबीडियंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि गांधी जी ने जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए ब्रिटेन चले गए तो 1931 में आंदोलन रोक दिया गया। लगान भी कम नहीं हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो पाटीदार थे, जो जाट लोग थे, वो मायूस हो गए और दोबारा शामिल ही नहीं हुए। ये सबसे बड़ी कमी तो आप देख रहे हो ना। तो उसके बाद है व्यवसायी वर्ग भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ताकतवर हो चुका था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 और 18 में भारतीय उद्योगपतियों को मौका मिल गया अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने का, क्योंकि ब्रिटेन ये सारे देश आपसी युद्ध में फंसे हुए थे। तो हमारे देश के उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया और वे धनी और ताकतवर हो गए। उसके बाद अब इन लोगों का मानना था, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला जाने माने जो है पूंजीपति लोग थे, इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो है उसका नियंत्रण हमारी अर्थव्यवस्था पर, मतलब कि ब्रिटिश का हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने आयातित वस्तुओं के, मतलब कि आयातित वस्तुओं को, मतलब कि बाहर से वस्तुएं मंगाना इन लोगों ने कर दिया, क्योंकि ये अपने उद्योगों का संरक्षण करना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे। क्योंकि ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन की तुलना में हम या उस समय बहुत ही पीछे थे, तो उनको बचाना था अपने उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को। तो इसीलिए आयात पर रोक लगाने की मांग की और लोग शामिल हुए थे कांग्रेस के साथ। तो ये चीजें हैं। और आयातित वस्तुएं बेचने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा औद्योगिक श्रमिक वर्ग और महिलाओं की भूमिका। औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो है, इसके बारे में आप जान लीजिए। औद्योगिक श्रमिक वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग है, आप सभी लोग जानते हैं श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में कभी नहीं बनी आपस में। इन दोनों के बीच में गहरी खाई थी और है वर्तमान में भी। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि कांग्रेस की ओर जब ये श्रमिक वर्ग जुड़ता था तो पूंजीपति वर्ग पीछे हटता था। ये कभी भी एक मंच पर नहीं आ सकते थे। कांग्रेस भी थोड़ा यहाँ पर एक कमी ये कर रही थी, इन श्रमिकों से थोड़ा पीछे हट रही थी, क्योंकि जो आंदोलन जो होते हैं उनको चलाने के लिए कुछ आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं। तो वो पैसा कौन देगा? वो पैसा देगा ये पूंजीपति वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग को ये सपोर्ट ज्यादा करते थे। कौन? ये कांग्रेस पार्टी। तो उसकी वजह से भी ये एक मंच पर नहीं आ पाए। तो ये कमी है। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं ने तो बड़ा जबरदस्त भूमिका निभाई आंदोलन में। दुकानों को पिकेटिंग करना हो और जितना हो सका उनसे घर, मतलब कि घरों से बाहर निकल करके उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गांधी जी यहाँ पर थोड़ा निगेटिव सोचते थे महिलाओं के बारे में। कहने का मतलब ये था, निगेटिव माने गलत नहीं, इनका मानना था कि महिलाओं का जो महिलाएं हैं ये घर में ही अच्छी लगती हैं, चौका बासन करें और घर के सारे जो मेंबर्स हैं उनकी देखरेख करें, बच्चों की केयर करें। ये इनका काम है, यानी कि घर की चार दीवारी के अंदर रहें। वो ये गांधी जी का मानना था। लेकिन जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ये पढ़े लिखे समाज की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इसकी मतलब सिविल डिसओबीडियंस जो आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा, इसकी क्या लिमिट्स थी? लिमिट्स ये थी कि अछूत 1930 के बाद से खुद को दलित कहने लगे थे। अब अछूतों का मुद्दा जो है उठने लगा था। वे खुद को दलित कहते थे, यानी कि सताए हुए। यानी कि अब इनके भी जो है नेता लोग जो है उभर चुके थे। अब वो सोच रहे थे कि हमको अब अपनी लड़ाई लड़नी है। आप ही सोचो, अगर ऐसे ही कास्ट सिस्टम ये चलता रहता और लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के मतलब कि भागते, तो क्या कभी लोग संगठित
वो हो पाते, जैसा कि लेसन का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो पूरा ही ना हो पाता, तो कैसे होता। गांधी जी ने दलितों को हरिजन का नाम दिया, एक सम्मान दिया उनको। उसके अलावा दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना हुई 1930 में, किसके द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा। दलितों के लिए इसकी स्थापना हुई थी, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के लिए, और अंग्रेजों द्वारा इस मांग को मान लिया गया कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, और इसी का गांधी जी ने विरोध किया। इसको लेकर के पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट गांधी जी ने, हाँ, गांधी और अंबेडकर में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट के तहत क्या हुआ, दलितों को जो प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें उनको मिल गई, उनकी थोड़ी बहुत मांगों को मान लिया गया कि आप परिषदों में आरक्षित सीटें ले सकते हो। उसके बाद मुस्लिम संगठनों में विशेष उत्साह नहीं था। अब क्या था कि जो मुस्लिम लोग थे वो धीरे धीरे अब जो है सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे थे। आगे चल करके ये बंटवारे के रूप में ही तो नजर आएगा, क्योंकि अब मुस्लिम लीग भी एग्रेसिव होती जा रही थी। मैंने कहा ना कि दलित लोग हैं, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, वो अपनी मांग लेकर के चल रहे हैं। अब आगे क्या है कि हमको अपना वजूद बना करके रखना है। मुस्लिम कह रहा है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, अब हमको भी अपना वजूद बचा के रखना है। तो इस प्रकार से लोग अब छिटक रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उत्साह नहीं था मुसलमानों में, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। वो चीज क्या है जो लोगों को एक करती है, ये कहने का मतलब है एकता के सूत्र में बांधने वाली साझा बात। आपको एकता के सूत्र में बांधने वाली बात, फ्लैग देखते हो आप, भारत माता की तस्वीर देखते हो, तो उससे कौन सा भाव निकल के आता है, एक होने का भाव। बहुत से लोग खड़े हों, उनके सामने भारत माता का फोटो लगा हो, तो उस दौरान जो वहाँ का माहौल होगा ना, वो राष्ट्रीय एकता वाला माहौल दिखेगा। एक साझा लोगों के अंदर एक विचार दिखेगा, भारत माता यानी कि हिंदुस्तान, इंडियंस, ये भाव निकल के आएगा। तो उसको बांधने वाली एक बात होनी चाहिए। तो लोगों में ऐसे भाव पैदा करने के लिए कई विद्वानों ने अलग अलग जो है तरीके अपनाए। जैसे भारत माता की जो छवि बनाई गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई। उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी सोच पनपे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी सन्यासिनी के रूप में, सन्यासिनी के वेश में एक भारत माता का भी चित्र बनाया था सन्यासिनी के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा भी बनाया गया था, जो कि बंगाल में हुआ था। इसमें क्या था कि इसमें क्या था, हरा पीला लाल रंग रंगा था और 8 कमल के फूल बने थे। 8 कमल के फूल बने थे। ये 8 कमल के फूल जो हैं 8 ब्रिटिश प्रांतों की ओर संकेत करते थे। दिख ना रहा हो तो मैं बोले दे रहा हूँ। और इसके अलावा उसमें अर्धचंद्र बना था उस फ्लैग में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक था। उसके बाद गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा बनाया था, जिसमें कौन कौन से कलर थे, सफेद, हरा और लाल। सफेद, हरा और लाल, और उसमें चरखा बना हुआ था। तो ये सब जो मैंने भारत माता बताया, जो वंदे मातरम गीत बताया मैंने, जो दो दो ध्वज के बारे में बताया मैंने, ये साझा, ये वस्तुएं वे हैं जो लोगों को साझा करती हैं, एक जो है एक करने का काम करती हैं, एक चीज सोचने की ओर संकेत करती हैं। उसके बाद लास्ट था इतिहास की पुनर्व्याख्या, रिवीजन। इतिहास को फिर से लिखा गया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास लिखा गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इन सब चीज़ों ने, और सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता चला उसको किताबों में छापा गया, लोगों ने पढ़ा कि सभ्यता ने सबसे पहले हमारे देश में जन्म लिया, और ऐसी सभ्यता जिसके घर पक्के बने हुए थे, पक्की ईंटों के, दुनिया में नहीं कहीं बने थे। तो हम, जैसा कि अंग्रेज हमको कहते थे कि हम लोग असभ्य लोग हैं, तो असभ्य कहाँ से हुए, तो इतिहास की पुनर्व्याख्या ने हमको सभ्य साबित किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें आप लोगों को साइमन कमीशन पर विशेष ध्यान रखना है। बता देता हूं, साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट और
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर पढ़ें। और सिविल डिसओबीडियंस जैसे साल्ट मार्च आप लोग को एक बार देख लेना है खूब, मतलब कायदे से मैप के साथ में। साल्ट मार्च और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड और जो है गांधी इरविन पैक्ट आप लोगों को देख लेना है, और पूना पैक्ट। इन बिंदुओं को जो मैंने बताया इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। और मिलते हैं फिर आपको टर्म 2 के अगले एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अगले वीडियो में। थैंक यू।